मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। बचपन से ही मुझे मेरी बुआ ने पाला। आज मेरे मम्मी पापा को मरे हुए पूरे 15 साल हो चुके हैं, पर मेरी बुआ ने कभी मुझे उनकी कमी महसूस होने नहीं दी। हम लोग बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं। खाना भी बहुत मुश्किल से ही नसीब होता है। घर को चलाने के लिए मेरी बुआ एक कोठी में काम किया करती थी। जब तक मैं थोड़ी छोटी थी तब तक वो मुझे हमारी पड़ोसन के यहाँ छोड़ जाती थी। आंटी की बेटी मेरी सहेली थी तो पूरा दिन उसके साथ खेल लिया करती थी मैं। लेकिन अब मैं 18 साल की हो गई थी तो वो सोच रही थी कि वो अब से मुझे भी अपने साथ काम पर लेकर जाएंगी। मैं पहले भी बुआ के साथ उस कोठी पर गई थी पर कोई काम नहीं करती थी, लेकिन आज वो मुझे जिस कोठी पर लेकर गई वो कोई दूसरी कोठी थी। वो नहीं थी जहां पर मैं पहले जाया करती थी उनके साथ। मैंने बुआ से पूछा कि क्या आप अब कहीं और काम कर रही हैं? तो वो कहने लगी कि हाँ, यहाँ पर अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जैसे ही कोठी के अंदर गई तो वहां एक गार्डन था। गार्डन में एक आदमी सामने ही बैठा था। मेरी बुआ को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी बुआ ने उसे बताया कि ये मेरी भतीजी है। पहले तो वो आदमी मुझे देखकर हंसा, उसके बाद मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी नजर मुझे बहुत खराब लग रही थी। बुआ कहने लगी कि मालिक, अब से मेरी भतीजी भी यहाँ पर आएगी काम करने। बाद में कहने लगा कि ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा ही है, अब सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। बुआ ने मेरे हाथों में पोछा और झाड़ू पकड़ाया और कहा कि अंदर जाकर पूरी सफाई कर दो, और जब सब कुछ हो जाए तो किचन में भी सफाई कर देना। उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे और क्या करना है। उन्होंने इतना कहा ही था कि वो और मालिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मालिक ने मेरी बुआ को अंदर चलने का इशारा किया और मेरी बुआ उनके साथ एक कमरे में चली गई और अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लिया। हमारा घर बहुत छोटा था, सिर्फ एक कमरा ही था, तो वहां की सफाई करना और इस बड़ी सी कोठी की सफाई करना बहुत फर्क था। मैं तो सोच रही थी कि मैं कैसे करूंगी। एक नजर अपने हाथ में ली झाड़ू पर डाली और दूसरी इस कोठी पर। लग जा काम पर, करना तो है ही, अपने आप से मैंने कहा। मुझे लगभग 3 घंटे लग गए और मैं इतना सारा काम करके अब थक चुकी थी और कोई काम करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। लेकिन किचन तो अभी भी बचा था। जब किचन में अंदर जाकर देखा तो ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा हुआ पड़ा था। बर्तन तो इतने थे कि लग रहा था हफ्ते भर के बर्तन रखे हैं। पर मेरी बुआ तो यहाँ रोज काम करने आती थी, तो फिर एक दिन के इतने बर्तन। अब बुआ को उस कमरे में गए लगभग 3.5 घंटे हो चुके थे, लेकिन अब तक बाहर नहीं आई थी। मैं तो सोच रही थी कि सारा काम तो मैंने ही कर दिया, तो वो यहाँ करती क्या है और इतनी देर से उस आदमी के साथ कमरे में क्या कर रही है। किचन का सारा काम करने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी चक्कर खाकर नीचे गिर जाऊंगी। सोचा बाहर जाकर थोड़ा बैठ जाती हूँ। बाहर बैठकर थोड़ी देर बुआ का इंतजार किया। बहुत भूख लग रही थी मुझे, पर बुआ थी कि कमरे से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैंने ही जाकर कमरे का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खुला। जब वो बाहर आई तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। ऊपर से नीचे तक पसीने से तरबतर थी। मुझे कहने लगी कि तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। एक बात मुझे और अजीब लगी थी। जब वो अंदर से बाहर मुझे ये बोलने के लिए आई तो उन्होंने दुपट्टा नहीं ले रखा था, जबकि मैंने उन्हें कभी भी बिना दुपट्टे के नहीं देखा था। भगवान जाने वो अंदर क्या कर रही थी। थोड़ी देर में वो कमरे से बाहर आई और इस बार उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था। बाहर निकलते ही उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। बुआ का चेहरा एकदम लाल हुआ पड़ा था, आंखें भी सूजी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा रोई हो। मैं तो यही सोच रही थी कि बुआ ने कुछ काम तो किया नहीं, वो तो माली के कमरे में ना जाने क्या कर रही थी। जब सारा काम मैंने ही किया तो वो इतनी थकी हुई क्यों लग रही है। घर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे तो लग रहा था जैसे भूख से मेरी जान ही निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। मैंने उन्हें कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। वो कहने लगी कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। बुआ ने मेरे लिए सब्जी और रोटी बना दी। सब्जी उन्होंने मेरी पसंद की ही बनाई थी, तो मैंने उन्हें बहुत अच्छे से खाना खा लिया। वो कहने लगी कि अब तो तुम भी काम करने लगी हो, तो एक काम करूंगी कि कल से सुबह ही दोपहर का खाना बनाकर चली जाऊंगी, ताकि वहां से आकर हमें कुछ काम ना करना पड़े। मैंने बुआ से कहा कि बुआ मैं अब से काम पर नहीं जाऊंगी। वो कोठी बहुत ज्यादा बड़ी है और मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती। आज मैं बहुत थक गई। बुआ कहने लगी कि बेटा हम लोग गरीब हैं, मैं अकेले कब तक काम करूंगी, और इतनी महंगाई में मैं घर का खर्चा अकेले नहीं चला सकती। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो हम अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे।
बुआ की बातें सुनकर मैं चुप हो गई और अगले दिन से उनके साथ रोज काम पर जाने लगी। पर काम करने का तरीका वही था। वो हर रोज मालिक के साथ घंटों कमरे में रहती थी और मैं पूरी कोठी का काम अकेले किया करती थी। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि सारे दिन पूरा काम तो मैं ही करती हूँ, वो करती क्या है। और थकान ऐसे होती है कि लगता है उन्होंने ही पूरी कोठी का काम किया हुआ है। एक दिन मैंने बुआ से पूछ लिया कि आप तो कोई काम भी नहीं करती, तब भी आप इतनी थकी हुई क्यों लगती हो। तो वो कहने लगी कि अगर तुम कोठी का सारा काम करती हो तो क्या मैं उस कमरे में आराम करती हूँ। मैंने कहा आपके कहने का क्या मतलब है। वो कहने लगी कि मैं उस कमरे में, इतना कहा ही था उन्होंने चुप्पी साध ली। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कह रही थी, तो वो कहने लगी कुछ नहीं। वो कहने लगी बेटा तुम अपना काम करो, मैं अपना करूंगी। कहती कि गरीब होना भी कोई आसान बात नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी क्या कुछ नहीं करना पड़ता। मेरी बुआ बहुत खूबसूरत थी, कभी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ दिया जो मुझे पसंद था। वो हमेशा घर में मेरी पसंद का खाना बनाया करती थी। मैंने बहुत बार कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप मेरे लिए ये सब चीजें मत किया करिए। तो वो हमेशा कहती कि मैं अपने लिए कुछ करूं या ना करूं, पर तेरे लिए सब कुछ करूंगी। मेरी बुआ की शादी नहीं हुई थी, वो मेरे मम्मी पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन जब से वो लोग गुजर गए उसके बाद मेरा ध्यान रखकर उन्होंने कभी शादी की ही नहीं। वो कहने लगी कि मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो रही है, पर तुम तो अभी जवान हो रही हो, तुम्हारा खाना पीना सुंदर दिखना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम अपना और अपनी खूबसूरती का ध्यान रखा करो। एक दिन मैंने घर में कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। हमारे घर में एक अलमारी थी, उस अलमारी में बुआ हमेशा लॉक लगाकर ही रखती थी। मुझे तो उसे छूने तक को मना किया हुआ था। बुआ ने मुझे कहा कि अब तुम बड़ी हो रही हो, चुन्नी ओढ़ कर जाया करो। उन्होंने अपनी अलमारी खोलकर मुझे एक चुन्नी दी, लेकिन वहां अलमारी के अंदर मैंने जो कुछ देखा मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वहां तो हजारों के नोट रखे हुए थे। वो चुन्नी निकालकर मुझे दी, फिर उसके अंदर लॉक लगा दिया। कोठी जाने के बाद आज फिर से बुआ कमरे में थी और मैंने अकेले ही सारा काम किया। मैं भी बड़ी हो रही थी, मुझे भी सब कुछ समझ आ रहा था कि आखिर वो मालिक के साथ कमरे में करती क्या है, लेकिन मुझे खुद से जानना था, देखना था, ताकि मैं उनसे सवाल जवाब कर पाऊं। मुझे जानना था कि वो आदमी मेरी बुआ से 3-4 घंटे आखिर कौन सा काम कराता है। आज मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं जान के ही रहूंगी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या होता है। काम में तो मेरा मन लग नहीं रहा था, तो मैं उनके दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई खिड़की मिल जाए जिससे मैं अंदर देख सकूं वहां आखिर ऐसा क्या हो रहा है। फिर मुझे एक छोटा सा रोशनदान दिखाई दिया। मैंने एक स्टूल की सहायता से अंदर झांकने की कोशिश की, पर कुछ दिख नहीं रहा था। कमरे की रोशनी बंद थी और एक बहुत मध्यम सी लाइट जल रही थी। मैंने बहुत बार बुआ से पूछा था कि वहां पर क्या काम करती हैं, पर उन्होंने हमेशा मुझे टाल दिया। लेकिन अब मुझे जानना था कि क्या जो मैं सोच रही थी वो सही था। मैं अंदर देखने की कोशिश कर ही रही थी कि मुझे अपने पीछे एक आहट महसूस हुई। ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। पीछे पलटकर देखा तो एक लड़का था। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। मैं फटाफट नीचे उतरी और वहां से जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा और पूछा कि कौन हो तुम। मैं सोचने लगी कि ये कौन है, क्योंकि मुझे इस कोठी में काम करते हुए महीनों हो चुके थे, लेकिन मैंने आज तक यहाँ किसी और को नहीं देखा था। तो फिर ये कौन। इतने में वो लड़का बोल पड़ा कि तुम मेरे पापा के कमरे में क्या देखने की कोशिश कर रही थी, क्या झांक रही थी अंदर। मेरे तो मुंह की आवाज मानो गले में ही अटक गई हो, बाहर ही नहीं निकल रही थी। मैंने कहा कि मैं अपनी बुआ की भतीजी। वो हंसते हुए कहने लगा, ये क्या बात हुई, सब अपनी बुआ की ही भतीजा और भतीजी होते हैं, ये बताओ कि इसके अलावा क्या हो। मैं कहने लगी कि मेरी बुआ इस कोठी में काम करती हैं और मैं भी उन्हीं के साथ यहाँ पर काम करती हूँ। वो कहने लगा कि अगर काम करती हो तो अंदर क्या झांक रही थी, क्या देखने की कोशिश कर रही थी तुम। मेरी बात सुनकर उसने अपना सामान साइड रखा और जाकर सामने सोफे पर बैठ गया। अपने पैरों को ऊपर किया और कहने लगा, आओ मेरे जूते उतार दो। मैं घर में काम जरूर करती थी, पर मैं किसी की तीमारदारी नहीं कर सकती थी। मैंने उससे कहा कि मैं ये सब नहीं करती, यहाँ सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने के लिए हूँ। वो कहने लगा कि अगर अभी मैंने अपने पापा को ये बात बता दी कि तुम उनके कमरे के बाहर क्या कर रही थी, तो वो तुम्हें अभी नौकरी से निकाल देंगे और साथ ही तुम्हारी बुआ को भी। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने सोचा कि अगर बुआ को ये बात पता चली तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। उसके जूते उतार दिए मैंने। वो लड़का मुझे मेरी ही हम उम्र लग रहा था। उसकी शक्ल सूरत भी मालिक से ही मिलती जुलती थी, लेकिन लग बहुत घमंडी रहा था।
मैंने जब उसके जूते उतार दिए तो कहने लगा, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी और कुछ खाने को लेकर आओ। मैं चुपचाप वहां से उठी और किचन में जाकर उसके लिए पानी और कुछ खाने को लेकर आई। जब तक बाहर आई तब तक बुआ भी कमरे से बाहर आ गई थी, और वो आदमी भी। वो आदमी अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। कह रहा था कि बेटा तुम कब आए हॉस्टल से, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। उस लड़के ने अपने पापा की बात का जवाब दिया। जवाब देने के बाद वो मेरी बुआ की तरफ देखने लगा और मेरी बुआ को नमस्ते किया। मेरी बुआ को वो पहले से ही जानता था शायद। मेरी बुआ ने भी उसके नमस्ते का जवाब दिया और सेठ को कहा कि अब मैं घर जा रही हूँ। बुआ ने मेरा हाथ पकड़ा और हम अपने घर आ गए। अगले दिन बुआ और मैं जब कोठी पर काम करने के लिए गए तो हर रोज की तरह उस आदमी के कमरे में बुआ चली गई और मैं घर में साफ सफाई करने में लग गई। वो लड़का यही था, मेरे आगे पीछे घूम रहा था, बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था मुझे। जब मैं एक कमरे में गई सफाई करने के लिए तो वहां भी मेरे पीछे ही आ गया। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो कहने लगा कि ये कमरा मेरा ही है, तुम करो सफाई, मैं बैठा हूं। मैं जब सफाई कर रही थी तो उसने जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। उस समय तो मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया हो। डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। कहने लगा कि कल तुम उस कमरे में क्या देखने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही थी। वो धीरे धीरे कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था और उसका एक एक कदम मेरी सांसें रोक रहा था। उसकी गंदी नजरें मेरे पूरे शरीर को देख रही थी। वो कहने लगा कि तुम्हें बहुत शौक है ये जानने का कि बंद कमरों के पीछे क्या होता है। आओ आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि बंद कमरों के पीछे क्या क्या होता है। मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। मेरे शोर से वो भागते हुए मेरे पास आया और मेरा मुंह बंद किया। कहने लगा अगर तुमने जरा सा भी चिल्लाया तो अभी जाकर मैं अपने पापा को बता दूंगा कि तुम कल उनके कमरे के बाहर क्या कर रही थी, फिर तुम्हें पता है कि वो क्या करेंगे। उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने दरवाजा खोला और तेज कदमों से बाहर भागती हुई निकल गई। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने सोच लिया था कि अब से मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। बुआ जब कमरे से बाहर आई तो मुझे इतना रोता हुआ देखकर मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो। मैंने वहां पर उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने उन्हें कहा कि कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज दर्द हो रहा है सर में। उन्होंने कहा चलो घर चलते हैं। रास्ते में वो दवाई लेने के लिए रुकी पर मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि आप घर चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। घर जाकर मैंने उन्हें रोते हुए सब कुछ बताया। वो बहुत नाराज हुई। वो कहने लगी कि तुमने मुझे ये सब वहां क्यों नहीं बताया। मेरी बुआ तो मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रही थी। अब उन्होंने मुझे चुप कराया और कहा कि तुम परेशान मत हो, कल से मैं खुद ही जाया करूंगी, तुम घर पर रहना। अगले दिन जब बुआ वहां से घर आई तो बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। आने के बाद ही बिस्तर पर लेट गई। मैं जब उनके पास गई और उनसे पूछा कि बुआ क्या हुआ, आप आज बहुत थक गई। उनके सर पर प्यार से हाथ लगाया ही था कि पता चला कि उनका शरीर तो तप रहा था। उन्हें बहुत तेज बुखार था। मैं जाकर उनके लिए बुखार की दवाई लेकर आई और पूरी रात अपनी बुआ के सराहने ही बैठी रही। सुबह होने तक उनका बुखार कुछ कम लग रहा था तो वो कोठी जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने बुआ से कहा कि वो आप मत जाओ, आज आराम करो। तो कहने लगी कि नहीं बेटा, जाना जरूरी है, छुट्टी नहीं कर सकती हूँ मैं। मैंने उन्हें कहा कि आप रहने दो, मैं आज खुद चली जाती हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया। वो कहने लगी कि नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। मैंने बुआ को कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आप वहां पर एक जगह बैठ जाना, मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर दूंगी। वहां पहुंचते पहुंचते तो उनकी हालत और भी खराब हो गई, बदहवास सी हो गई थी वो। वहां जाकर वो जमीन पर एक कोने में बैठ गई और मैंने फटाफट घर का पूरा काम कर दिया। मालिक ने जब बुआ को देखा तो वो कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हारी बुआ मेरा काम कर पाएगी, तो मेरा काम कौन करेगा। मैंने मालिक से कहा कि आज आप मेरी बुआ को छुट्टी दे दीजिए, उन्हें आराम की जरूरत है, अगर बहुत जरूरी है तो आपका काम मैं कर देती हूँ। तो कहने लगा ठीक है। मुझे तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या वो एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकता था? ऐसा क्या काम करवाता था जो बहुत जरूरी था? मैं उसके साथ जब उसके कमरे के अंदर जा ही रही थी कि बुआ ने पीछे से आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि क्या हुआ, तुम पागल हो गई हो, कहाँ जा रही हो अंदर, तुम बाहर जाकर दूसरे काम करो, मैं खुद कर लूंगी। अब तो मुझे ये जानने की और भी चाह होने लगी कि ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ बुआ ही कर सकती है और मैं नहीं। शाम को वहां से लौटते वक्त मैं बुआ को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अभी कुछ दिन आराम की जरूरत है। मैंने बुआ को कहा कि बुआ आप आराम करो, मैं वहां पर जाकर काम कर लूंगी। उनका मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। अगर हम में से कोई वहां नहीं जाता तो ये नौकरी हमारे हाथ से चली जाती। मुझे बहुत समझाकर उन्होंने भेजा।
जाते जाते मैं सोच रही थी कि अगर आज मालिक ने मुझसे वो काम करने को कहा जो वो बुआ से करवाते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिर क्या काम है जिसमें इतना ज्यादा थक जाती हैं वो। बुआ को वहां ना देखकर उनके बारे में पूछने लगा मालिक। मैंने उन्हें बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अभी 1-2 दिन मैं ही सारे काम करूंगी। सारे घर का मैंने काम कर दिया। उसके बाद मालिक ने मुझे कहा कि वो काम कौन करेगा जो तुम्हारी बुआ करती थी, एक काम करो तुम ही कर दो। अगर तुम कर दोगी तो मैं जितने पैसे तुम्हारी बुआ को देता हूँ उसका डबल तुम्हें दूंगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। आज मुझे उनसे पैसे नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे ये जानना था कि बुआ उस बंद कमरे के पीछे क्या करती है। क्या जो मैं उनके बारे में सोच रही थी वो सही था? यही सोचकर मैं उनके साथ कमरे में चली गई। जैसे ही कमरे के अंदर पैर रखा, कमरे में अंधेरा था, सारी लाइटें बंद थी, सिर्फ एक छोटी सी लाइट साइड में जल रही थी। अंदर जाने के साथ ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा था, लेकिन जानने की जिद भी थी। अंदर जाते ही उन्होंने मुझे बैठने को कहा और वो खुद वॉशरूम में चले गए। कुछ देर में वो नाइट सूट पहनकर बाहर आए। वो जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ रहे थे मेरी सांसें आना बंद हो गई थी। बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। वो मेरे करीब आए और आकर मेरे हाथों में एक शीशी थमा दी। मैंने पूछा इसमें क्या है? तो वो कहने लगे कि ये एक आयुर्वेदिक तेल है। तुम्हारी बुआ हर रोज मेरी पीठ की मसाज करती है। मेरी पीठ में दर्द और खुजली की परेशानी है, जिसके लिए मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई कारगर इलाज नहीं मिला। दवाइयां खाने के बाद कुछ समय आराम रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। खुजली तो इतनी ज्यादा होती है कि पूरी पीठ पर दाने हो जाते हैं। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे ये तेल दिया है, जिसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आज मुझे समझ आया कि मेरी बुआ क्यों इतनी थकी थकी रहती थी। 1 घंटे से ऊपर लग जाता था इस मसाज में। आज जब मैंने खुद उस आदमी की मसाज की तो मैं पसीने से तरबतर थी। जब मसाज हो गई तो उसने मुझे 3000 दिए और कहा कि तुमसे और तुम्हारी बुआ से मसाज कराना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं बाहर किसी को ये बात बताना नहीं चाहता, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। अगर मैंने यहाँ किसी को भी ये बात बताई तो सबको यही लगेगा कि ये छुआछूत की बीमारी है, क्योंकि खुजली के साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा दाने भी हो जाते हैं और सब मुझसे दूर हो जाएंगे। इसी डर से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, और तुम भी मत बताना। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी करी थी, ये बात तुम्हारी बुआ ने मुझे बताई थी। मैंने इस बात पर अपने बेटे को बहुत डांटा था और उसे गुस्से में वापस हॉस्टल भी भेज दिया। तुम्हारी बुआ से मैं माफी मांग चुका हूँ और तुमसे भी मांगता हूँ। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अगर कभी वो तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश भी करे तो तुम मुझे बताना। तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। आज मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी। मैंने अपनी बुआ को ना जाने कैसी कैसी नजरों से देखा था, उनके बारे में कितना गंदा सोचा था, पर एक आदमी की मसाज करना उनकी सिर्फ मजबूरी थी और कुछ नहीं। आज मैं ये बात समझ गई थी कि हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ गंदा काम और पाप नहीं होता, कभी कभी मजबूरी भी होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।